हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। राइट, एज यू नो कि क्लास 11 में टोटल 2 बुक्स हैं, तो अभी हम जो है इसकी फर्स्ट बुक ही कवर कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ फंडामेंटल्स जो है उन्हें कवर कर रहे थे। जैसे कि अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हमने बात की थी एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में। देन आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द डिफरेंट layers of the earth, that is the crust, mantle and core। एंड उसके बाद में जो है हमने देखा था कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के बीच में जो डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया हुआ है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से की हुई है, डिफरेंट साइंटिस्ट है उनके बारे में हमने यहाँ पे कवर किया था। एंड उसके अलावा जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द लैंड फॉर्म्स, राइट, जो कि परमानेंट लैंड फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि हिल्स हो गए, आपके प्लेन्स हो गए, तो इन सब के बारे में डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि आपका रेन हो गया, राइट, रेन वाटर हो गया, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि हवा हो गई, आपकी एयर हो गई, ठीक है। उसकी वजह से जो है ना ये जो डिफरेंट तरह के आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात की थी। अगेन हमने जो है फिर से कुछ टेम्परेरी लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो भी डिस्कस किए थे, वो भी इन्हीं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की वजह से ही बनते हैं। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द सोलर रेडिएशन। आफ्टर वी हैड डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया था। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एंड उसके अलावा हमने बात की थी अबाउट द वाटर साइकिल ऑल्सो, राइट, कि वाटर साइकिल किस तरह से चल रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं। एंड वाटर इन द ओशंस के बारे में हमने बात की थी कि जो मूवमेंट्स में रहते हैं उसकी मूवमेंट्स के बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी, ओशन वाटर की मूवमेंट्स के बारे में, जिसपे हम टाइड्स के बारे में डिस्कस किया था, वेव्स के बारे में डिस्कस किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम जो है 15 चैप्टर को कवर कर रहे थे, तो इसमें हम जो है ना कुछ और जैसे साइकिल्स होते हैं, जो हमारा लाइफ ऑन द अर्थ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि धरती पे लाइफ किस तरह से चलती है। तो कुछ ऐसे गैसियस साइकिल्स होते हैं, वाटर साइकिल के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके कि हीट जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होती है, तो वही सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। तो इसी चैप्टर को जो है आगे कंटिन्यू करते हुए अब बात करेंगे अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल, राइट, कि ऑक्सीजन साइकिल में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो एक मेन बाय प्रोडक्ट है कि इसका फोटोसिंथेसिस का जो है, उससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही जो है ऑक्सीजन हमें यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखने को मिलती है, या फिर ये उसका ही एक प्रोडक्ट है। ओके, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है उसके साथ ही जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है। अगर हम ऑक्सीजन की साइक्लिंग की बात करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एंड ऑक्सीजन अकर्स इन नंबर ऑफ केमिकल फॉर्म्स एंड कॉम्बिनेशंस। कहते हैं कि ऑक्सीजन हमें जो है डिफरेंट तरह की फॉर्म्स में देखने को मिलती हैं, डिफरेंट तरह के केमिकल फॉर्म्स में या फिर डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस पे हमें देखने को मिल सकती है। तो इसे हम नाइट्रोजन के साथ भी कंबाइन करते हैं, तो जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होती है तो ये नाइट्रेट बन जाती है। जब किसी दूसरे मिनरल के साथ या फिर एलिमेंट के साथ ये मिक्स होती है, जैसे कि एक तरह से वेरियस ऑक्साइड्स जो है ये यहाँ पे बनाती है, आयरन ऑक्साइड हो गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गई, या फिर कुछ और भी चीजें ये बनाती है। ओके, सो मच ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। जब वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के समय में, एंड फिर जो है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है थ्रू द ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो एक्सहेल करती है। तो उनका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसके थ्रू जो है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये इस तरह से रिलीज होती है, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइट्रोजन साइकिल। कहते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो भी एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे एटमॉस्फेयर का, एंड इसमें जो है 78%, राइट, ये हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस का 78% होता है। एंड डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए एंड पिगमेंट्स हो गए, तो ये उनके लिए भी एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है।
right? And only a few types of organisms like certain species of soil bacteria या फिर कुछ blue green algae हो गए, they are capable of utilizing it directly into the gaseous form. Okay, तो ये जो है gaseous form में ही इसे utilize कर लेते हैं इस तरह के जो organisms होते हैं. ओके, जनरली जो है नाइट्रोजन इज यूजेबल ओनली आफ्टर इट इज फिक्स. जब ये फिक्सेशन, इसका फिक्सेशन प्रोसेस हो जाता है ना, उसी के बाद में जनरली नाइट्रोजन को यूज किया जा सकता है. बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इसे गैसियस फॉर्म में ही ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं या फिर कंज्यूम कर लेते हैं. सो 90% ऑफ द फिक्स नाइट्रोजन जो होती है वो बायोलॉजिकल होती है. एंड जो प्रिंसिपल सोर्स है हमारे फ्री नाइट्रोजन का वो ये है, इज द एक्शन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी जो एक्शन करते हैं वही से हमें ये फ्री नाइट्रोजन मिलती है. या फिर जो प्लांट के रूट्स होते हैं, राइट, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसे छोड़ती है. एंड दे आर फाउंड इन द पोर स्पेसिस ऑफ द सॉइल. Okay, so nitrogen can also be fixed in the atmosphere by the lightning and cosmic radiation. तो lightning and cosmic radiation से भी नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में फिक्स किया जा सकता है. एंड अगर हम ओशियंस की बात करें तो कुछ मेराइन एनिमल्स हैं वो यहाँ पे इसे फिक्स करते हैं. तो आफ्टर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हैज बीन फिक्स्ड इनटू द अवेलेबल फॉर्म, जब नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में फिक्स हो जाती है तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो इसे यूज कर सकते हैं. ओके, एंड उसके बाद में अब ये प्लांट्स में चली गई. प्लांट्स ने जो है, इससे पहले ये क्या हो गई, इसका फिक्सेशन प्रोसेस हो गया. फिक्सेशन प्रोसेस होने के बाद में प्लांट्स में जो है ये चली गई. ठीक है, प्लांट्स इसे यूज कर रहे हैं. अब जो एनिमल्स यहाँ पे जो है अब प्लांट्स को खा रहे हैं, जिन्हें हम हार्बीवोरस, राइट, जिन्हें हम हार्बीवोरस एनिमल्स बोल सकते हैं, तो उन्होंने, जो एनिमल्स ने प्लांट्स खाए उसके थ्रू जो है ये फिर अब इन एनिमल्स में चली गई. ओके, सो हार्बीवोरस एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स इन टर्न कंज्यूम सम ऑफ इट. उसमें से जो है कुछ इन एनिमल्स ने यहाँ पे कंज्यूम कर ली. ठीक है, अब ये जो डेड प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स है, excretion of the nitrogen waste are converted into nitrates by the action of bacteria present in the soil. अब सपोज करो ये जो प्लांट है, राइट, इसके पत्ते झड़ गए, राइट, ये क्या हो गया, ये इसका जो वेस्ट है वो भी यहाँ पे कहाँ पे गिरेगा, सॉइल पे के ऊपर गिरेगा. अब एनिमल जो है वो भी डेड हो गया. एनिमल सपोज करो इसकी भी जो है डेड बॉडी है यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे सॉइल में हम बोल सकते हैं कि फिक्स होगी. तो इसके थ्रू ये जो वेस्ट होता है प्लांट का या फिर जो डेड बॉडी होती है, इसके थ्रू दोबारा से ये कहाँ पे चली जाती है, सॉइल में फिक्स हो जाती है. ओके, सो अब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स को इनटू द नाइट्रेट, जिसे जो है दैट कैन बी यूज्ड अगेन बाय द ग्रीन प्लांट्स. अब ग्रीन प्लांट्स जो है इन्हें फिर से सॉइल में जो है ये चली गई. ओके, बैक्टीरिया ने इसे कन्वर्ट कर दिया फिर दूसरी फॉर्म में, तो ग्रीन प्लांट्स इसे जो है दोबारा से सॉइल के थ्रू भी लेंगे. ओके, so there are still other type of bacteria capable of converting the nitrates into the free nitrogen. इसे हम जो है डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं. कुछ ऐसे जो है बैक्टीरियाज भी होते हैं जो इसे एक तरह से फ्री नाइट्रोजन में जो है कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, सो ये नाइट्रोजन साइकिल का एक आप देख सकते हो, ये इन्होंने पिक्चर जो है वो दे रखी है कि ये अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, सपोज करो यहाँ पे. ठीक है, अब ये जो है इसका एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन हो गया, इसके थ्रू जो है ये नाइट्रेट कंपाउंड्स पे जो है इसे बाद में कन्वर्ट किया गया. या फिर बायोलॉजिकल फिक्सेशन में हो गया, उसके थ्रू भी जो है नाइट्रेट कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है. कुछ इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी होता है, उसके थ्रू भी जो है ये नाइट्रेट कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, फिर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं, जिसके थ्रू जो है फिर से ये कहाँ पे चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है. ठीक है, अब कुछ और मिनरल साइकिल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि अदर देन द कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन बीइंग द प्रिंसिपल जो केमिकल कंपाउंड्स ऑफ द बायोस्फीयर, कुछ और एनिमल्स भी यहाँ पे होते हैं दैट आर आल्सो अकर एज द क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. ओके, तो इनके अलावा, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट हो गए ना, इसके अलावा कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट एंड एनिमल लाइफ के लिए बहुत ही क्या होते हैं, क्रिटिकल होते हैं. सो दीज मिनरल elements required by living organisms are obtained initially from the inorganic sources. जैसे कि phosphorus हो गया, सल्फर, कैल्शियम एंड पोटेशियम हो गया, तो इसे इनऑर्गेनिक सोर्सेज से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं. ओके, तो ये हम बोल सकते हैं कि दे आर यूजुअली अकर एज सोल्ट. जैसे कि सोल्ट में हमें ये चीजें मिल सकती हैं जो कि सॉइल वाटर, लेक्स, स्ट्रीम्स या फिर सी में जो वाटर होता है उसमें जो सोल्ट होता है उसके थ्रू भी हम इसे ले सकते हैं. तो जो मिनरल सॉल्ट है, दे केम डायरेक्टली फ्रॉम द
अर्थ क्रस्ट, ये धरती की क्रस्ट से डायरेक्टली मिनरल सॉल्ट को निकाला जाता है, एंड वेयर द सोल्यूबल सॉल्ट एंटर द वाटर साइकिल एंड इवेंचुअली रीचिंग द सी। बाद में जो है क्या होता है कि सी में जो है ये चला भी जाता है। यहाँ पे ये जो अर्थ क्रस्ट से जो है कई बार ये बह के सी में भी चला जाता है। अदर सॉल्ट्स आर रिटर्न टू द अर्थ सरफेस थ्रू द सेडिमेंटेशन, या फिर कुछ सॉल्ट जो होता है वो दोबारा से अर्थ के क्रस्ट में ही चला जाता है या फिर सरफेस में चला जाता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, एंड आफ्टर वेदरिंग दे अगेन एंटर द साइकिल। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने मिनरल रिक्वायरमेंट्स को कहाँ से फुलफिल करते हैं? फ्रॉम द मिनरल सॉल्यूशंस इन देयर एनवायरनमेंट। ओके, एंड अदर एनिमल्स रिसीव देयर मिनरल नीड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स दे कंज्यूम। तो बाकी एनिमल्स जो है वो अपनी मिनरल नीड्स को कैसे जो है रिसीव करते हैं? या तो फिर वो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं राइट मिनरल्स, या फिर जो है एनिमल्स को भी वो कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं एंड वाटर में थ्रू द डिकम्पोजिशन एंड फ्लो। ओके, अब इकोलॉजिकल बैलेंस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये जो साइकिल्स हमने वेरियस तरह के साइकिल्स देखे हैं, एनर्जी का फ्लो होता रहता है, मिनरल्स का फ्लो यहाँ पे होता है, कार्बन का फ्लो यहाँ पे होता है, वाटर का होता है। तो ये एक हमारी जो इकोलॉजी होती है ना उसमें ये बैलेंस बना रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमारी धरती पे लाइफ को पॉसिबल बनाना है। तो बोलते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है इज ए स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम विद इन अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट और इकोसिस्टम। कहते हैं कि ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जो कि चलता रहे, कंटिन्यू रहता है एक कम्युनिटी के बीच में, राइट। एंड इट कैन हैपन व्हेन द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन रिलेटिवली स्टेबल। तो जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक इकोलॉजी में वो स्टेबल रहे, उसमें से जो है कोई भी यहाँ पे खत्म ना हो। तो ग्रेजुअल चेंजेस डू टेक प्लेस बट दैट हैपेंस ओनली थ्रू द नेचुरल सक्सेशन, एंड हाउएवर थोड़ी बहुत इस इकोलॉजिकल बैलेंस में चेंजेस होते ही रहते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन एज ए स्टेबल बैलेंस इन द नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। मीन जो है कि इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज का जो है कितने नंबर होने चाहिए, मीन कितनी जो है वो मिनिमम मात्रा में वो स्पीशीज वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए किसी इकोसिस्टम में, उसे हम इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं कि स्टेबल बैलेंस जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। ओके, तो कंपटीशन एंड कोऑपरेशन के थ्रू जो है ये अक्कर होता है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सो दिस बैलेंस इज ब्राउट अबाउट बाय द फैक्ट दैट सर्टेन स्पीशीज compete with one another determined by the environment in which they grow, right। एक दूसरे के साथ ये compete भी करती हैं। So this balance is also attained by the fact that some species depend on the other for their food and substance। Obviously ecology में क्या होता है कि कुछ species जो होती है वो दूसरे species के ऊपर depend होती है अपने खाने के लिए या फिर sustenance के लिए। जैसे कि grassland की अगर हम यहाँ पे बात करें, where the herbivorous animals जो होते हैं वो वहां पे हमें वहां पे ज्यादा देखने को मिले, कहाँ पे? grasslands में, क्योंकि वो जो है grasses के ऊपर जो है वो अपना उनका food जो होता है वो depend होता है। On the other hand जो carnivorous animals है जैसे कि टाइगर्स हो गए, लाइन्स हो गए, ठीक है, दे आर नॉट यूजुअली इन लार्ज नंबर इन द ग्रासलैंड्स। ओके, हंट एंड फीड ऑन द हार्बिवोरस thereby controlling their population। So in the plants, any disturbance in the native forest such as clearing the forest for shifting cultivation usually brings about a change in the species distribution। Obviously अगर हम plants की बात करें तो अगर वो यहाँ के native forest है वहां पे अगर disturbance हो रही है, सपोज करो forest को ही हम clear करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो species का distribution है किसी particular जगह का वो जरूर change हो जाता है। ओके, So this change is due to competition where the secondary forest species such as grasses, bamboo, pine overtake the native species। फिर क्या होता है उसकी जगह पे जो है दूसरे जो secondary forest species होती हैं, घास हो गए, बैम्बूज हो गए, पाइन्स हो गए, वो जगह ले लेती हैं native species की जगह पे, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल फॉरेस्ट स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं, वो चेंज हो जाता है। तो इसे हम सक्सेशन बोलते हैं, राइट। सो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है इट मे बी डिस्टर्ब ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। ऑब्वियसली अगर किसी इकोलॉजी में नई स्पीशीज आ गई तो वो बैलेंस बिगड़ सकता है, या फिर नेचुरल हैजार्ड्स की वजह से या फिर कुछ ह्यूमन कॉजेस की वजह से भी जो है इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ सकता है। तो अगर ह्यूमन इंटरफेयर करता है, राइट, जो नेचुरल चीजें चल रही हैं उसमें वो इंटरफेरेंस कर रहा है, इसकी वजह से भी जो है क्या होता है कि इकोसिस्टम क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, इसकी वजह से जो है कई सारे सेकेंडरी सक्सेशंस हमें देखने को मिलते हैं। एंड ह्यूमन प्रेशर ऑन द अर्थ रिसोर्सेज has put a heavy toll on the ecosystem। अब ह्यूमन का प्रेशर जो है अर्थ के रिसोर्सेज पे ज्यादा है। अर्थ के जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है,
ओके। बट जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा अभी भार जो है वो पड़ा हुआ है। तो जो ओरिजिनलिटी थी ना हमारी इकोसिस्टम की, वो डिस्ट्रॉय हो रही है, जिसकी वजह से जनरल इन्वायरमेंट भी हमारा नष्ट हो रहा है। ओके, जिसकी वजह से हमें कई तरह की नेचुरल कैलामिटीज जो है वो भी देखने को मिल रही हैं। फ्लड्स हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गए, बीमारियां देखने को मिल रही हैं, क्लाइमेटिक अकरेंस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। So there is a very close relationship between the plant and animal communities within a पर्टिकुलर हैबिटेट। तो एक दूसरे के साथ ना इनका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। अगर ये चेंज होता है तो ऑब्वियसली हमारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। सो प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जो है इन फैक्टर्स की, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हम हमारे इकोसिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो बना सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर लोगों को प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है तो। Okay, so that's all for the day, and we'll continue with the new chapter in our next video. And अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.